discussing Faraday's and Henry experiments of electromagnetic induction. ये हमने डिस्कस कर दिया। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है Faraday's laws of electromagnetic induction. Basically, there are two types of laws which describes the phenomenon of electromagnetic induction. तो ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दो लॉ के फॉर्म में समराइज होगा। तो उन दो लॉज को हमको स्टडी करना है। फर्स्ट लॉ जो है इट इज फैराडेज लॉज एंड इन फैराडेज लॉज वी विल गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। का मतलब फैराडे के जो लॉ है उसमें ईएमएफ जो होता है इंड्यूस्ड सर्किट के अंदर या कॉइल के अंदर उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा उसका इंफॉर्मेशन पता चलेगा। एंड सेकेंड लॉ इज साइंटिस्ट लेंस का ये लॉ है एंड लेंस लॉ विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन, ईएमएफ तो स्केलर है ना, ईएमएफ इज स्केलर, इट इज नॉट वेक्टर। तो यहां पे डायरेक्शन का मतलब क्या? तो यहां पे डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ का मतलब उसका पोलैरिटी, ईएमएफ का पोलैरिटी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ईएमएफ। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय फैराडेज लॉज एंड डायरेक्शन या पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय अनदर साइंटिस्ट लेंस। तो दैट इज लेंस लॉ। तो सबसे पहले शुरू करेंगे फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, लेट अस स्टडी फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे के दो लॉ है, फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड फैराडेज सेकेंड लॉ। फैराडेज फर्स्ट लॉ गिव्स द कॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। कॉज का मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ क्यों आया। एंड फैराडे का जो सेकंड लॉ है इट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ कॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड फैराडेज सेकंड लॉ मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। का मतलब ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड होगा ये हमको सेकंड लॉ से पता चलेगा। नाउ फैराडे के एक्सपेरिमेंट में हमने कंक्लूड किया था कि जब भी किसी कॉइल का या किसी सर्किट का मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू अ सर्किट। तो फैराडे का एक्सपेरिमेंट में हमने कंक्लूड किया था कि जब भी किसी कॉइल का या किसी सर्किट का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, चेंज का मतलब फ्लक्स इंक्रीज भी हो सकता है या फ्लक्स डिक्रीज भी हो सकता है, तो उस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। इंड्यूस्ड का मतलब प्रोड्यूस्ड। हम लोग जनरली वर्ड यूज करते हैं इंड्यूस्ड, बट इंड्यूस्ड का मतलब उस कॉइल के अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा। एंड अगर कॉइल किसी सर्किट में कनेक्ट किया है तो उस सर्किट में करंट भी फ्लो करेगा एंड दैट करंट विल बी कॉल्ड एज इंड्यूस्ड करंट। और यही है फैराडे का फर्स्ट लॉ, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस ईएमएफ। तो देखो स्टेटमेंट ऑफ फैराडेज फर्स्ट लॉ, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a closed circuit or a coil and EMF and hence current is induced in the coil या in the closed circuit। एंड फैराडे का जो फर्स्ट लॉ है वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डेफिनेशन है। तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? तो स्टेटमेंट वही होगा, डेफिनेशन वही होगा। तो फैराडे का जो फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट है वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डेफिनेशन भी है। ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्यों आया? बिकॉज सर्किट का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा।
बट अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, चेंज का मतलब फ्लक्स इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, तो फिर सर्किट के अंदर ईएमएफ एंड करंट इंड्यूस्ड होगा, का मतलब प्रोड्यूस्ड होगा। फैराडेज सेकंड लॉ। अभी सेकंड लॉ में उस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो फैराडेज सेकंड लॉ सेज मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैग्नीट्यूड का मतलब स्ट्रेंथ, उसका वैल्यू कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द क्लोज सर्किट। लिंक का मतलब एसोसिएटेड, का मतलब पासिंग थ्रू द क्लोज सर्किट। अभी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या हो गया, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का सिंबल होगा डी फाई बाई डी टी। यहां पे डी फाई होगा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स और डी टी होगा टाइम इंटरवल। तो अगर टाइम इंटरवल डी टी में मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई चेंज हो रहा है, तो रेट एट विच द मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग विल बी डी फाई बाई डी टी। तो जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज्यादा होगा उतना हमको ईएमएफ मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकंड लॉ, ध्यान दो, अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकंड लॉ, जितना फ्लक्स रैपिडली चेंज होगा, जितना फ्लक्स रैपिडली चेंज होगा का मतलब कम टाइम में ज्यादा फ्लक्स चेंज होना चाहिए। रैपिड का मतलब स्मॉल टाइम लार्ज फ्लक्स शुड चेंज। तो जितना फ्लक्स रैपिडली चेंज होगा उतना हमको लार्ज ईएमएफ मिलेगा, और फ्लक्स चेंज हो रहा है स्लोली, अगर फ्लक्स स्लोली चेंज हो रहा है तो ईएमएफ हमको कम मिलेगा, यू विल गेट स्मॉल ईएमएफ। तो क्लोज सर्किट के अंदर कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द रेट एट विच द फ्लक्स इज चेंजिंग, का मतलब हाउ फास्ट या हाउ स्लो द फ्लक्स इज चेंजिंग। If the flux changes faster, का मतलब rapidly, EMF induced is more. And if the flux changes slowly, EMF induced will be low, या it will be less or small. So according to Faraday's second law, magnitude, this symbol is for magnitude, modulus, or E is a symbol for EMF. तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। व्हाट इज डी फाई बाई डी टी? इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। व्हाट इज डी फाई? इट इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। व्हाट इज डी टी? इट इज अ टाइम इंटरवल। बट अगर हमको क्वेश्चन में कॉइल दिया है हैविंग एन नंबर ऑफ टर्न्स, तो अगर हमको किसी कॉइल का इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और उस कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो एक टर्न का चेंज ऑफ फ्लक्स इतना होगा डी फाई बाई डी टी, और हर एक टर्न में उतना ही फ्लक्स चेंज होगा। तो अगर n टर्न्स का कॉइल है तो एक टर्न में अगर डी फाई बाई डी टी फ्लक्स चेंज हो रहा है तो n टर्न्स के लिए कितना होगा, n टाइम्स ऑफ डी फाई बाई डी टी। तो फॉर अ कॉइल हैविंग n टर्न्स, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू n इंटू डी फाई बाई डी टी। अभी देखो कुछ स्पेशल फॉर्मूले न्यूमेरिकल्स के हैं। तो फैराडे लॉ तो हो गया, फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड फैराडेज सेकंड लॉ। नाउ वी डिस्कस सम एक्स्ट्रा पॉइंट फॉर न्यूमेरिकल्स। इफ द फ्लक्स चेंजेस फ्रॉम phi1 to phi2 इन टाइम dt, का मतलब इनिशियल फ्लक्स क्लोज सर्किट में पास हो रहा था phi1 और टाइम dt इंटरवल में फ्लक्स का चेंज हो गया phi1 से phi2। तो phi1 is initial flux and phi2 is final flux, और फ्लक्स phi1 से phi2 चेंज हुआ कितने टाइम में, dt टाइम में। तो इन दैट केस मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हिच इज डी फाई बाई dt इज इक्वल टू phi2 माइनस phi1 अपॉन dt। यहां पे phi2 माइनस phi1 क्या है, चेंज इन फ्लक्स। तो इस फॉर्मूला से अपने को ईएमएफ का पता चलेगा। बट अगर हमको इंड्यूस्ड करंट पूछा है, तो इंड्यूस्ड करंट के लिए वी रिक्वायर रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, बिकॉज करंट तो किसी क्लोज सर्किट में फ्लो करेगा।
तो अगर सर्किट का रेजिस्टेंस आर है, अगर सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस आर है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी कैन से E इक्वल्स टू IR. ये हो गया ओम्स लॉ का फॉर्मूला. इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल्स टू इंड्यूस्ड करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. तो फिर इंड्यूस करंट का फॉर्मूला क्या होगा? इंड्यूस करंट I विल बी इक्वल टू E अपॉन R. तो अगर हमको इंड्यूस करंट फाइंड करना है तो इट इज ईएमएफ अपॉन R. अगर हमको इंड्यूस ईएमएफ फाइंड करना है तो इट विल बी d phi by dt या phi2 माइनस phi1 अपॉन dt. तो ये हो गया डिस्कशन ऑफ फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. Let us now discuss some soil examples from NCERT textbook. And these soil examples are based on Faraday's laws of electromagnetic induction जो अभी हमने स्टडी किया. Example number 6.2. Soil example number 6.2, page number 208. Okay, I will read out the example and then I'll discuss this solution. Now example 6.2 में a square loop, loop का मतलब number of turn 1 होगा and it's a square shape of side 10 centimeter and a distance 0.5 ohm is placed vertically in the east-west plane. A uniform magnetic field of 0.10 Tesla is set up across the plane in the northeast direction. The magnetic field is decreased to zero in 0.70 second at a steady rate. Determine the magnitude of induced EMF and current during this time interval. तो बच्चों पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं and then we'll come to the solution part. According to the question मैंने डायग्राम कंस्ट्रक्ट किया है. नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शन, अपनी जो नॉर्मल डायरेक्शन है, ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस, इनको मैंने ड्रॉ किया. हमको एक स्क्वायर लूप दिया है एंड उस स्क्वायर लूप का प्लेन जो है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है. तो ये होगा प्लेन ऑफ द कॉइल अलोंग द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. कुछ इस तरह होगा, देखो कुछ इस तरह होगा. इसको स्क्वायर लूप मानते हैं. दिस इज स्क्वायर लूप, ये उसका प्लेन हो गया. तो कॉइल के प्लेन को देखो ऐसे रखा है ना, स्क्वायर शेप कॉइल होगा पर इसको ऐसे रखा है. तो इसका जो प्लेन है, इस कॉइल का जो प्लेन है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, लाइक दिस. बेसिकली स्क्वायर शेप कॉइल होगा. अभी आपको स्क्वायर नहीं दिखेगा बिकॉज मैंने कॉइल का प्लेन ड्रॉ किया, तो आपको सिर्फ क्रॉस सेक्शन दिख रहा है और एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में. कॉइल का जो साइड लेंथ होगा L वो दिया है 10 सेंटीमीटर विच इज 10⁻⁻1 मीटर एंड इस कॉइल का रेजिस्टेंस दिया है 0.5 ओम्स. ठीक है, तो कॉइल को ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ऐसे रखें लाइक दिस. अभी उसके बाद हमको दिया है मैग्नेटिक फील्ड, है ना, वी आर आल्सो गिवन मैग्नेटिक फील्ड. तो क्वेश्चन बोला है मैग्नेटिक फील्ड इज इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. मैग्नेटिक फील्ड B किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में. नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन is an angle bisector of north and east direction. North east direction is along the angle bisector of north and east direction. Angle between north and east is 90 degree. तो इनका जो एंगल बाइसेक्टर होगा तो उसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. तो ये हो गया नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इज अलोंग द एंगल बाइसेक्टर ऑफ नॉर्थ एंड ईस्ट. तो अगर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 90 डिग्री एंगल है तो ये कितना होगा? 45 डिग्री, बिकॉज ये एंगल बाइसेक्टर है नॉर्थ ईस्ट. वैसे ये क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट, एंगल बाइसेक्टर ऑफ नॉर्थ एंड वेस्ट. तो नॉर्थ वेस्ट जो होगा वो भी 45 डिग्री का एंगल बनेगा इधर.
इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, एंगल बाइसेक्टर ऑफ साउथ एंड वेस्ट, और ये होगा एंगल बाइसेक्टर ऑफ साउथ एंड ईस्ट, तो इसको बोलेंगे साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल का जो एरिया वेक्टर होगा, कॉइल का जो एरिया वेक्टर होगा ये इसके प्लेन को परपेंडिकुलर होगा, बिकॉज वी नो एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इसका मतलब एरिया वेक्टर जो कॉइल के प्लेन को परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड, इनके बीच में एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री, तो थीटा मिल गया 45 डिग्री, बिकॉज दिस इज नॉट दिस डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड इनिशियली 0.10 टेस्ला था और फिर इस फील्ड को 0 कर दिया, का मतलब ये इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये फाइनल मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो गया, और ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ है इन अ टाइम इंटरवल 0.70 सेकेंड्स। तो मैग्नेटिक फील्ड 0.1 से 0 हो गया 0.7 सेकेंड में। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, एंड अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, बिकॉज फ्लक्स का फॉर्मूला बी ए कॉस थीटा। तो इस क्वेश्चन में एरिया कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, बट बी चेंज हो रहा है B1 से B2, एंड अगर बी चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, एंड फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो सर्किट में करंट फ्लो करेगा, का मतलब इस कॉइल में भी करंट फ्लो करेगा। तो हमको क्या पूछा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। ओके, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, या वी कैन से डी फाई बाई डी टी, और यहां पे डी फाई क्या है, चेंज इन फ्लक्स, तो यहां पे मैंने चेंज इन फ्लक्स को लिखा φ1 माइनस φ2 अपॉन टाइम dt, ठीक है। तो हमको पहले निकालना है φ1 कितना है, φ2 कितना होगा, बिकॉज हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहां पे φ1 क्या होगा, इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स। व्हाट इज φ1, इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स φ1 विल बी B1 A cos थीटा, वेयर B1 इज इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे φ2 क्या होगा, फाइनल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा B2 A cos थीटा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, बाकी तो वैल्यूज कांस्टेंट है। बट सिंस B2 इज 0, अगर B2 0 है तो φ2 भी 0 हो गया, तो फाइनल फ्लक्स 0 हो गया, बिकॉज B2 0 है ना, तो फ्लक्स भी 0 हो गया, ठीक है। तो यहां पे φ2 0 है, इसके लिए हो गया φ1 बाई dt। नाउ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, φ1 कितना है, BA cos थीटा, बट एरिया किसका होगा, स्क्वायर कॉइल का, कॉइल स्क्वायर शेप में, एरिया ऑफ स्क्वायर इज L स्क्वायर, एंड थीटा कितना है 45 डिग्री। तो B1 कितना है 0.1, दैट इज 10 raised to -1, L स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर करो, सॉरी B1 कितना है, यस B1 इज 0.1, दैट इज 10 raised to -1, इसका स्क्वायर करो कितना होगा, 10 raised to -2, cos 45 कितना है 1/√2, डिवाइड बाय टाइम, टाइम कितना है 0.7, अभी 1/√2 एंड 0.7 कैंसिल होगा, क्यों कैंसिल होगा, बिकॉज 1/√2 का वैल्यू 0.707 होता है। देखो 1/√2 का कैलकुलेशन, 1/√2 इज √2/2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √2, तो 1/√2 इज √2/2, मैंने क्या किया, √2 से मल्टीप्लाई किया, √2 से डिवाइड किया, एंड √2 into √2 is 2, बट √2 कितना होता है 1.414 अपॉन 2, 1.414 अपॉन 2 इज 0.707, तो 1/√2 कितना होता है 0.707, इसको आप याद ही कर दो, याद रखो वैल्यू, 1/√2 इज 0.707, तो ये भी 0.707 है, ये 0.7 है, इसको कैंसिल किया, तो we get E equals to 10 raised to -3 volt, that is 1 millivolt, because 10 raised to -3 is milli, तो EMF कितना आया 1 millivolt। अभी करंट फाइंड करो, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I equals to E by R, E is 10 raised to -3 and R कितना दिया है 0.5, तो 0.5 1/0.5 is 2, तो this is 2 into 10 raised to -3 ampere, that is 2 milliampere। तो induced EMF 1 millivolt, induced current is 2 milliampere। Solve example number 6.3। ओके, पहले क्वेश्चन को समझते हैं and then we'll discuss the solution. A circular coil of radius 10 centimeter
and 500 turns and resistance 2 ohm is placed with its plane perpendicular to the horizontal component of Earth's magnetic field. It is rotated about its vertical diameter through 180 degree in 0.25 seconds. Estimate the magnitude of induced EMF and induced current. And horizontal component of Earth's magnetic field is given to us. It is 3 into 10 raised to minus 5 Tesla. Okay, this question is somewhat similar to question number 6.2. Similar है, but इसका थोड़ा method of solving अलग है. अभी 6.2 में हमको स्क्वायर कॉइल दिया था, तो इसमें सर्कुलर कॉइल दिया है. ये मैंने सर्कुलर कॉइल का प्लेन ड्रॉ किया. रेडियस ऑफ द सर्कुलर कॉइल इज 10 सेंटीमीटर. इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट किया तो 10⁻⁻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 ⁻
है, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए हैं 500, तो n कितना है 500, और कॉइल का रेजिस्टेंस दिया है 2 ओम। अभी ये जो कॉइल है, इस कॉइल का प्लेन वर्टिकल है, ठीक है। इसका मतलब कॉइल को कुछ इस तरह अरेंज किया होगा। देखो, चलो इसको सर्कुलर कॉइल मान लेते हैं। तो कॉइल का प्लेन ऐसे रखा है, लाइक दिस, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। कॉइल का प्लेन वर्टिकल रखा है, ठीक है, और ये हो गया उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो कॉइल ऐसे वर्टिकल एक्सिस में रोटेट कर सकता है। तो दिस इज प्लेन ऑफ द कॉइल विच इज वर्टिकल, एंड अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड दिया है वो हॉरिजॉन्टल है। तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड बी विच इज हॉरिजॉन्टल, एंड कॉइल का प्लेन ऐसे वर्टिकल है। तो अगर मैंने इस प्लेन को एक नॉर्मल ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, तो नॉर्मल कुछ इस तरह होगा, एंड दैट नॉर्मल इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। तो प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, का मतलब एरिया वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 0 डिग्री, बिकॉज प्लेन परपेंडिकुलर है, एरिया वेक्टर बी वेक्टर को पैरेलल हो गया, θ1 इज 0। ओके, और उसके बाद उन्होंने बोला है ये जो कॉइल है इसको वर्टिकल डायमीटर के अराउंड में 180 डिग्री से टर्न किया। का मतलब समझो कॉइल का इनिशियल पोजीशन ऐसे था, तो कॉइल इज रोटेटेड थ्रू 180 डिग्री, का मतलब ऐसे। तो दिस इज इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज 180 डिग्री रोटेशन। अगर कॉइल 180 डिग्री रोटेट करेगा तो एरिया वेक्टर भी 180 डिग्री ही रोटेट करेगा। इफ कॉइल रोटेट्स बाय 180 डिग्री, ये जो एरिया वेक्टर है ये भी 180 डिग्री रोटेट करेगा। तो न्यू एंगल बिटवीन बी एंड एरिया वेक्टर बिकम्स 180 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में थीटा चेंज हो रहा है, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। और प्रीवियस क्वेश्चन में क्या हुआ था, प्रीवियस क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ था, थीटा और एरिया कांस्टेंट था। और इस क्वेश्चन में एरिया और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, थीटा चेंज हो गया। पहले थीटा 0 था, अभी थीटा कितना हो गया 180 डिग्री, बिकॉज कॉइल रोटेट्स थ्रू 180 डिग्री। एंड वी हैव टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो टाइम इंटरवल का मतलब ये जो रोटेशन हुआ है 0 से 180, ये 0.25 सेकंड में हुआ है। और अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 3 × 10⁻⁵ टेस्ला है। वही प्रोसीजर, इनिशियल फ्लक्स, फाइनल फ्लक्स एंड देन ईएमएफ। तो पहले हम लोग फाइंड करेंगे इनिशियल फ्लक्स का वैल्यू। यहां से फ्लक्स ∅1 होगा, यहां पे फ्लक्स ∅2 होगा, इनिशियल एंड फाइनल। बट ये जो फ्लक्स होगा ये 1 टर्न का होगा। दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू 1 टर्न। फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको n से मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में। तो मैग्नेटिक फ्लक्स, इनिशियल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू 1 टर्न इज BA cos θ1। यहां पे मैं बोला BA कांस्टेंट है, थीटा चेंज हो रहा है। तो पहले θ1 था, बाद में θ2 हो गया। तो B का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, B कितना है 3 × 10⁻⁵। एरिया सर्कुलर कॉइल है तो एरिया का फॉर्मूला πr²।
है ना, एरिया होगा पाई आर स्क्वायर बिकॉज सर्कुलर कॉइल है। थीटा 1 कितना है 0, थीटा 1 कितना है 0, तो cos 0 कितना हो गया 1, तो ये वैल्यू 1 हो गया, है ना, दिस इज 1। तो दिस इज 3 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर। दिस इज इनिशियल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब इस पोजीशन में फ्लक्स ∅1 था, तो ये ∅1 का वैल्यू हो गया। Now we calculate final value of magnetic flux when the coil rotates through 180 degree. तो this is BA cos theta 2, theta 2 कितना 180, बाकी तो वैल्यू सेम ही होगा, B और A तो चेंज हो रहा है तो सेम ही। एंड cos 180 कितना होता है, तो cos 180 का वैल्यू होता है -1। तो अगर ये -1 है तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो वैल्यू सेम मिलेगा बट ये प्लस था तो ये माइनस हो गया। दिस इज माइनस ऑफ 3.10⁻⁻7 वेबर। बट दिस इज फ्लक्स पासिंग थ्रू 1 टर्न। अभी उसको n से मल्टीप्लाई करेंगे इन द कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ। तो E होता है n d∅dt, वेयर n इज नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स हमको दिए हैं। d∅ कितना होगा ∅1 - ∅2, n कितना है 500, ∅1 - ∅2 इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तो ये माइनस है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो दिस इज 3 पाई प्लस 3 पाई 6 पाई इंटू 10⁻⁻7, है ना, प्लस हो जाएगा ये माइनस करने से। एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस वैल्यू वी गेट आंसर 3.8 इंटू 10⁻³ वोल्ट। का मतलब ये हो गया 3.8 मिली वोल्ट, बिकॉज 10⁻³ तो मिली हो गया। अभी ये तो हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। अभी आगे क्या फाइंड करना है, इंड्यूस्ड करंट। तो हाउ टू फाइंड इंड्यूस्ड करंट, तो हमको पता है इंड्यूस्ड करंट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अभी ईएमएफ कितना था 3.8 इंटू 10⁻³ और रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज 2, तो डिवाइड बाय 2, तो 3.8 अपॉन 2 कितना आएगा 1.9 इंटू 10⁻³ एम्पियर, विच वी कैन राइट एज 1.9 मिली एम्पियर। तो ये हो गया इंड्यूस्ड करंट का वैल्यू। तो ईएमएफ कितना है 3.8 मिली वोल्ट, करंट कितना है 1.9 मिली एम्पियर, तो ये हो गया वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, तो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ 6.3। After understanding Faraday's laws of electromagnetic induction, let us now come to Lane's law। और लेन्स लॉ का यूज क्या है, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। फैराडे लॉ में हमको ईएमएफ का मैग्नीट्यूड मिला था, तो अभी लेन्स लॉ में हमको ईएमएफ का डायरेक्शन या पोलैरिटी मिलेगा। पोलैरिटी का मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो दिस इज स्टेटमेंट ऑफ लेन्स लॉ। पहले मैं स्टेटमेंट को रीड करता हूं और फिर एक एग्जाम्पल से हम लोग इस स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, तो लेन्स लॉ का स्टेटमेंट क्या देखो, द पोलैरिटी और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ is such that it tends to produce a current which opposes the change in magnetic flux that produces the EMF। तो induced EMF का जो polarity होगा वो ऐसे होगा कि it will produce induced current जो change in flux को oppose करेगा। अगर लेन्स लॉ को सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है तो सिंपल वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का पोलैरिटी ऐसे होगा कि वो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा। बच्चों, इंड्यूस्ड ईएमएफ मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज नहीं कर रहे। इंड्यूस्ड ईएमएफ का पोलैरिटी ऐसे होगा कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा कि इट विल अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। इंड्यूस्ड ईएमएफ मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज नहीं करता है, उसके चेंज को अपोज करता है।
Now let us try to understand this statement with the help of one example. And this example is nothing but Faraday's first experiment. ये Faraday first experiment का ही diagram है. As you recollect, Faraday's first experiment is coil and magnet. उसमें एक coil था और एक magnet था. तो this is coil of wire and this is magnet. And suppose magnet का north pole coil को face कर रहा है. ठीक है? तो सिचुएशन कुछ ऐसे होगा. देखो, ये एक कॉइल है और ये मैग्नेट. ना कॉइल विल हैव टू साइड्स, या कॉइल के दो फेस होंगे. दिस इज साइड 1 या फेस 1 एंड दिस इज साइड 2 या फेस 2. अभी कॉइल का जो एक साइड होगा वो मैग्नेट की तरफ होगा. One face of the coil is pointing towards the magnet and other face is on the other side. तो ये जो मैंने कॉइल का फेस ड्रॉ किया डायग्राम में, ये कॉइल का ये वाला फेस होगा जो मैग्नेट को फेस करेगा. Now in the first case, north pole is moving towards the coil. कुछ ऐसे होगा. देखो, ये कॉइल है, ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और नॉर्थ पोल को हमने ऐसे टुवर्ड्स द कॉइल मूव करना है. अगर मैग्नेट का नॉर्थ पोल ऐसे मूव करेगा टुवर्ड्स, मोशन कैसे है टुवर्ड्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग टू द कॉइल विल इंक्रीज बिकॉज मोशन टुवर्ड्स है तो फ्लक्स इंक्रीज होगा. सेकंड केस में क्या हो रहा है? सेकंड केस में कॉइल यहां पे है और ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है. पर सेकेंड केस में नॉर्थ पोल जो है इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द कॉइल. तो पहले केस में मोशन टुवर्ड्स है, सेकेंड केस में मोशन अवे है. अगर मैग्नेट कॉइल से दूर जाएगा तो कॉइल में से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो डिक्रीज होगा. तो फर्स्ट केस में मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है बिकॉज मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल. सेकेंड केस में कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है बिकॉज मैग्नेट इज मूविंग अवे फ्रॉम द कॉइल. ठीक है, तो इसको यहां पे ड्रॉ करते हैं. तो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स इज इंक्रीजिंग. सेकेंड केस में क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग टू द कॉइल इज डिक्रीजिंग. फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है बिकॉज मोशन टुवर्ड्स है, फ्लक्स यहां पे डिक्रीज हो रहा है बिकॉज मोशन अवे है. तो फ्लक्स चेंज हो रहा है. दोनों केस में क्या हो रहा है? फ्लक्स का वैल्यू चेंज हो रहा है. एंड व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, EMF is induced in the coil according to Faraday's law. तो इन दोनों केस में क्या होगा? इस कॉइल के अंदर EMF इंड्यूस्ड होगा. इसमें भी EMF इंड्यूस्ड होगा और इसमें भी इंड्यूस्ड EMF होगा. एंड दैट इंड्यूस्ड EMF विल प्रोड्यूस करंट. तो अगर EMF इंड्यूस्ड होगा तो EMF क्या करेगा? करंट को प्रोड्यूस करेगा. And that current will pass through the coil. वो जो EMF का करंट होगा ये कॉइल में पास होना शुरू करेगा. तो जैसे आप मैग्नेट को टुवर्ड्स या अवे मूव करेंगे, इस कॉइल के अंदर EMF इंड्यूस्ड होगा और उस EMF का एक करंट भी कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड होगा. EMF क्यों इंड्यूस्ड हुआ? बिकॉज मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ. Now Lenz law says इस EMF का या इस करंट का पोलैरिटी ऐसे होगा कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा. Polarity of induced EMF or induced current is such that it will oppose the change in magnetic flux. तो पहले केस में ये जो इंड्यूस करंट का पोलैरिटी होगा ये फ्लक्स के इंक्रीज को अपोज करेगा. और सेकेंड केस में ये जो EMF या करंट का पोलैरिटी होगा ये फ्लक्स के डिक्रीज को अपोज करेगा. अभी फ्लक्स इंक्रीज क्यों हुआ पहले केस में? बिकॉज नॉर्थ पोल का मोशन टुवर्ड्स था, है ना. मैग्नेट का मोशन टुवर्ड्स था, इसके लिए फ्लक्स इंक्रीज हुआ. तो फ्लक्स के इंक्रीज को अपोज करना का मतलब नॉर्थ पोल के टुवर्ड्स मोशन को अपोज करना.
एंड नॉर्थ पोल का टुवर्ड्स मोशन कैन बी अपोज बाय रिपल्शन। तो अगर ये नॉर्थ पोल समझो रिपेल होगा तो उसका टुवर्ड्स मोशन अपोज होगा एंड तभी फ्लक्स का इंक्रीज भी अपोज होगा। सेकेंड केस में फ्लक्स डिक्रीज क्यों हुआ? फ्लक्स डिक्रीज इसके लिए हुआ बिकॉज नॉर्थ पोल अवे जा रहा था। फ्लक्स का डिक्रीज इसके लिए हुआ बिकॉज नॉर्थ पोल इज मूविंग अवे। तो इस कॉइल को क्या करना है? फ्लक्स के डिक्रीज को अपोज करना है, का मतलब मैग्नेट के अवे मोशन को अपोज करना है। इसके लिए ये क्या करेगा? कॉइल इसको अट्रैक्ट करेगा। देखो जब भी मैग्नेट कॉइल की तरफ अट्रैक्ट होगा तो उसका मोशन अपोज होगा। तो सिंपल वर्ड्स में टुवर्ड्स मोशन इज अपोज बाय रिपल्शन एंड अवे मोशन इज अपोज बाय अट्रैक्शन। टुवर्ड्स मोशन रिपल्शन से अपोज होगा, अवे मोशन अट्रैक्शन से अपोज होगा। इसका मतलब फ्लक्स का इंक्रीज इज अपोज बाय रिपल्शन एंड फ्लक्स का डिक्रीज इज अपोज बाय अट्रैक्शन। देखो मैंने यहां पे लिखा। तो इस पॉइंट को आपको समझना है, तभी आपको लेंज लॉ समझ में आएगा। तो इंक्रीज इन फ्लक्स इज अपोज बाय रिपल्शन, केस 1, एंड डिक्रीज इन फ्लक्स इज अपोज बाय अट्रैक्शन, केस नंबर 2। तो पहले केस में ये जो कॉइल है, इस कॉइल का इंड्यूस करंट मैग्नेट को रिपेल कर रहा है, और सेकेंड केस में ये जो कॉइल है उसमें इंड्यूस करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है ये मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहां पे नॉर्थ पोल को रिपेल करने के लिए कॉइल का ये फेज भी नॉर्थ होना चाहिए, बिकॉज नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेंगे। और यहां पे मैग्नेट को अट्रैक्ट करने के लिए, का मतलब नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करने के लिए कॉइल का फेस होना चाहिए साउथ। तो इन फर्स्ट केस ये जो मैग्नेट का साइड होगा या फेस होगा ये नॉर्थ बिहेव करेगा, है ना, ये नॉर्थ बिहेव करेगा। एंड अगर ये नॉर्थ बिहेव करेगा तो ये नॉर्थ मैग्नेट के नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा एंड फ्लक्स का इंक्रीज अपोज होगा। एंड अगर ये फेस नॉर्थ होगा तो अपोजिट साइड साउथ होगा। तो ये नॉर्थ है और ये साउथ है ना, ये वाला फेस साउथ होगा, ये वाला फेस नॉर्थ होगा। सेकंड केस में क्या होगा? ये जो फेस है कॉइल का जो मैग्नेट की तरफ है, ये मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहा है एंड नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करने के लिए ये वाला फेस क्या बनेगा? साउथ। एंड अगर ये साउथ होगा तो उसका अपोजिट फेस नॉर्थ होगा। तो दिस इज साउथ एंड दिस इज नॉर्थ। पहले केस में ये नॉर्थ था और ये साउथ था। देखो कॉइल को मैंने रोटेट नहीं किया है, कॉइल का फेस का पोल चेंज हो गया। का मतलब पहले केस में जो फेस नॉर्थ बिहेव करा था, सेकंड केस में वही फेस साउथ हो गया, बिकॉज मैग्नेट का मोशन चेंज हो गया। तो सेम फेस जो पहले केस में नॉर्थ था अभी साउथ हो गया। एंड अपोजिट फेस तो उसका अपोजिट पड़ेगा, का मतलब ये नॉर्थ होगा तो ये साउथ होगा, है ना। इस केस में ये अगर साउथ है तो ये नॉर्थ होगा। एंड अगर फेस नॉर्थ है तो नॉर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है नॉर्थ पोल के लिए आउटवर्ड होता है एंड साउथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होता है। नॉर्थ के लिए मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, साउथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। नाउ यू अप्लाई राइट हैंड रूल टू फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। तो नॉर्थ पोल के लिए मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है तो राइट हैंड का थंब विल पॉइंट आउटवर्ड, तो फिंगर्स आर इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। तो पहले केस में कॉइल का फेस नॉर्थ था, इसके लिए इंड्यूस करंट एंटी क्लॉकवाइज, राइट हैंड रूल, नॉर्थ पोल आउटवर्ड, फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज। सेकंड केस में कॉइल का फेस साउथ है, साउथ का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड, तो बाय राइट हैंड रूल डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे होगा? क्लॉकवाइज। तो करंट इज क्लॉकवाइज, राइट हैंड रूल। तो in first case, induced current is in the anti-clockwise direction so as to oppose the increase in magnetic flux. And second case में direction of induced current is clockwise so as to oppose the decrease in magnetic flux. And this is what is suggested by Lenz law. Lenz law क्या बोल रहा है? Polarity of induced EMF is such that it tends to produce current in such a way that it opposes the change in magnetic flux. So this is explanation of Lenz law.
according to Faraday's law, magnitude of EMF is equal to d phi by dt. What is d phi by dt? It is a rate of change of magnetic flux. तो ये रिलेशन अपने को मिला Faraday's law से, और Faraday law gives the magnitude of induced EMF. तो magnitude of induced EMF is equal to d phi by dt. एंड लेंज लॉ ने अपने को ईएमएफ का डायरेक्शन दिया. तो फैराडे लॉ गिव मैग्नीट्यूड एंड लेंज लॉ गिव्स द डायरेक्शन. एंड लेंज लॉ सेज डायरेक्शन या पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. तो अगर इस फॉर्मूला में ईएमएफ का डायरेक्शन या पोलैरिटी ऐड करेंगे तो वी कैन से E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी. तो इसमें मैंने ईएमएफ का पोलैरिटी या डायरेक्शन को भी इंक्लूड कर दिया. नाउ ये जो डी फाई बाई डी टी है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ. और ये जो मैंने माइनस साइन लिखा है, दिस माइनस साइन रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ. एंड नेगेटिव साइन का मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज इन फ्लक्स को अपोज कर रहे हैं. इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन कैसे होगा, पोलैरिटी कैसे होगा कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा. और इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा, इसके लिए यहां पे माइनस साइन है. तो इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होगा E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी. तो दिस इज फैराडे लॉ एंड दिस इज लेंज लॉ अलोंग विद द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ. बच्चों, ये जो लेंज लॉ होता है, ये लेंज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है. लेंज लॉ ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो इट इज सेड दैट लेंज लॉ इज अ कंसिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. According to law of conservation of energy, energy can neither be created nor be destroyed, but it can be converted from one form to another form. This is conservation of energy. Energy can neither be created nor be destroyed, but energy can be converted from one form to another form. इस conservation of energy principle को लेंज लॉ ओबे कर रहे हैं. तो देखो भाई, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे. व्हाट इज लेंज लॉ? द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट is such that it opposes the change in magnetic flux which produces the EMF. का मतलब जो चेंज इन फ्लक्स EMF को प्रोड्यूस कर रहा है, EMF उसी को अपोज करेगा. और जैसे मैंने एग्जाम्पल में डिस्कस किया था, है ना, when case 1, when the north pole is moving towards the coil, then this face of the coil becomes north pole and current is anti-clockwise. And second case में, when the north pole is moving away from the coil, then this face of the coil becomes south pole and current is clockwise. Now यहाँ पे ये फेस क्यों नॉर्थ हुआ है? Because ये जो नॉर्थ पोल है, ये इस नॉर्थ पोल को क्या करेगा? अपोज करेगा. एंड जब भी कॉइल का नॉर्थ पोल मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अपोज करेगा, तभी फ्लक्स का इंक्रीज अपोज होगा. एंड सेकेंड केस में ये फेस क्यू साउथ बनेगा, बिकॉज कॉइल का जो साउथ पोल है, ये मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कर रहा है. एंड जब मैग्नेट का नॉर्थ पोल अट्रैक्ट होगा कॉइल से, तभी उसका अवे मोशन अपोज होगा एंड तभी फ्लक्स का डिक्रीज अपोज होगा. अभी देखो क्या सिचुएशन है. मैग्नेट का मोशन टुवर्ड्स हो रहा है. देखो केस 1 देखो, मैग्नेट का मोशन टुवर्ड्स है, का मतलब नॉर्थ पोल टुवर्ड्स जा रहा है, जबकि कॉइल उसको अपोज कर रहा है. देखो क्या है सिचुएशन. नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स एंड कॉइल इज रिपेलिंग द मैग्नेट. इसका मतलब इस मैग्नेट को ऐसे टुवर्ड्स मूव करने के लिए सम वर्क हैज टू बी डन. इस मैग्नेट को कॉइल के टुवर्ड्स लाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज कॉइल तो इसको रिपेल कर रहा है, फिर भी हम लोग मैग्नेट को टुवर्ड्स मूव कर रहे हैं.
सेकंड केस में क्या हो रहा है, मैग्नेट जा रहा है अवे, बट कॉइल उसको अट्रैक्ट कर रहा है, बिकॉज साउथ पोल है ना, ये उसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो कॉइल इज अट्रैक्टिंग द मैग्नेट, बट मैग्नेट जा रहा है अवे। इसका मतलब दोनों केस में जो मैग्नेट का मोशन हो रहा है ये किसी फोर्स के अगेंस्ट में हो रहा है। पहले केस में मैग्नेट का मोशन फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट में हुआ, और सेकेंड केस में मैग्नेट का जो मोशन हुआ है ये कॉइल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अपोजिट में हुआ है। इसका मतलब पहले केस में हमको मैग्नेट को मूव करने के लिए वर्क करना पड़ा, इवन सेकंड केस में मैग्नेट को मूव करने के लिए हमको वर्क करना पड़ेगा, और ये वर्क किसके अगेंस्ट में हुआ, फोर्स के अगेंस्ट में हुआ। एंड वर्क करने के लिए सम एनर्जी हैज टू बी स्पेंट। तो अगर मैं मैग्नेट को मूव कर रहा हूं तो इस मैग्नेट को मूव करने के लिए मैंने क्या क्या वर्क किया, इसका मतलब मैंने कुछ एनर्जी स्पेंड किया। वो कौन सा एनर्जी था, मैकेनिकल एनर्जी, बिकॉज मैग्नेट को मूव कर रहा हूं तो आई एम स्पेंडिंग सम मैकेनिकल एनर्जी, एंड दैट मैकेनिकल एनर्जी gets converted into electrical energy, and that electrical energy is nothing but induced EMF, because EMF is एक एनर्जी है। तो मैग्नेट को फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट में मूव करने के लिए मैंने मैकेनिकल वर्क किया, तो मतलब मैंने मैकेनिकल एनर्जी को स्पेंड किया। दैट मैकेनिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच अपीयर्स एज इंड्यूस्ड EMF। इवन सेकंड केस में जब मैंने मैग्नेट को अवे मूव किया तो मैंने वर्क किया, किसके अगेंस्ट में वर्क किया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट में वर्क किया, और वर्क करने के लिए आई हैव स्पेंट सम मैकेनिकल एनर्जी, एंड दैट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हिच इज कॉल्ड इंड्यूस्ड EMF। तो जब तक मैकेनिकल वर्क होगा तब तक EMF इंड्यूस्ड होगा, बिकॉज एक एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज अ सिंपल केस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म, जैसे इस केस में मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इस कन्वर्शन के लिए EMF ने चेंज इन फ्लक्स को अपोज करना ही है, बिकॉज जब भी EMF चेंज इन फ्लक्स को अपोज करेगा तभी मैकेनिकल वर्क होगा, एंड जब भी मैकेनिकल वर्क होगा तभी EMF प्रोड्यूस्ड होगा। सपोज पहले केस में समझो कॉइल इसको रिपेल नहीं करता, का मतलब कॉइल इसको अट्रैक्ट करता। एज्यूम करो कि ये फेस साउथ होता, अभी तो नॉर्थ है पर हम लोग उल्टा सोच रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्शन कर रहे हैं कि अगर ये फेस साउथ होता तो ये साउथ पोल इसके नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट होता, एंड अगर नॉर्थ पोल अट्रैक्ट होता तो मैग्नेट विल मूव ऑन इट्स ओन बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन, एंड अगर मैग्नेट अपने आप ही मूव करता तो नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मूव द मैग्नेट, एंड इफ नो मैकेनिकल एनर्जी स्पेंट इन मूविंग द मैग्नेट, फिर आपको EMF कहां से मिलता, तो फिर EMF होता ही नहीं, बिकॉज कन्वर्शन ही नहीं होता। सपोज सेकंड केस में ये फेस नॉर्थ होता, तो सेकंड केस में समझो ये फेस नॉर्थ होता है, जस्ट कॉन्ट्राडिक्शन करें हम लोग कि अगर ये नॉर्थ होता तो अगर ये नॉर्थ होता तो ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ को रिपेल करता, इसका मतलब मैग्नेट का मोशन ऐसे भी अवे होता। तो फिर मैग्नेट को मूव करने के लिए मुझे मैकेनिकल वर्क नहीं करना पड़ता, बिकॉज कॉइल उसको रिपेल तो कर ही रहा, तो मैग्नेट अपने आप से अवे जाता। तो फिर नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव द मैग्नेट, इसका मतलब नो एनर्जी स्पेंड, तो फिर EMF तो प्रोड्यूस्ड होता ही नहीं। तो EMF इंड्यूस करने के लिए सम अमाउंट ऑफ वर्क हैज टू बी डन, एंड वर्क तभी होगा जब भी EMF फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा, एज सजेस्टेड बाय लेंज लॉ। Therefore we say Lenz law obeys law of conservation of energy. And remember, electromagnetic induction is nothing but conversion of energy from one form to another form. So this is explanation of Lenz law. Okay, अभी हम लोग ये 4 केसेस डिस्कस करते हैं लेंज लॉ के। स्पेशली MCQ सॉल्विंग के लिए हमको इन केसेस का कहीं ना कहीं यूज होगा।
फर्स्ट टू केसेस तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे व्हाइल एक्सप्लेनिंग लेंज लॉ, और ये दो एक्स्ट्रा केसेस होंगे। देखो वन बाय वन चारों केसेस को देखेंगे एंड देन विल फाइंड आउट सिमिलरिटी। पहले केस में मैग्नेट का नॉर्थ पोल इज मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल, तो ये फेस नॉर्थ हुआ कॉइल का एंड करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। शॉर्टकट ये होगा, शॉर्टकट ट्रिक ये होगा कि जब भी नॉर्थ पोल होगा कॉइल का फेस करंट एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ पोल करंट एंटी क्लॉकवाइज है ना, राइट हैंड रूल। एंड सेकंड केस में जब भी कॉइल का फेस साउथ होगा करंट क्लॉकवाइज ही होगा, नॉर्थ पोल एंटी क्लॉकवाइज करंट, साउथ पोल क्लॉकवाइज करंट, राइट हैंड रूल। देखो तो टुवर्ड्स मोशन लाइक पोल का फॉर्मेशन, लाइक पोल का मतलब इसका भी नॉर्थ है कॉइल का भी नॉर्थ, लाइक पोल। तो टुवर्ड्स मोशन लाइक पोल, यहां क्या हो रहा है, मैग्नेट अवे जा रहा है, नॉर्थ पोल अवे जा रहा है, तो ये फेस साउथ हुआ एंड साउथ पोल के लिए करंट क्लॉकवाइज। तो शॉर्टकट क्या होगा, अवे मोशन अनलाइक पोल, नॉर्थ साउथ अनलाइक पोल। तो टुवर्ड्स मोशन लाइक पोल नॉर्थ नॉर्थ, अवे मोशन अनलाइक पोल नॉर्थ साउथ। अगर मैग्नेट का साउथ पोल टुवर्ड्स मूव करता तो यहां पे भी क्या होता, ये फेस साउथ होता है ना, बिकॉज फ्लक्स को इंक्रीज करने का मतलब रिपल्शन होता। वापस ट्रिक वही होगा, देखो टुवर्ड्स मोशन है ना, टुवर्ड्स मोशन लाइक पोल साउथ साउथ, बट फेस साउथ है इसके लिए करंट क्लॉकवाइज, बिकॉज जब भी फेस साउथ होता है करंट क्लॉकवाइज होता है। केस नंबर 4, मोशन साउथ पोल अवे जा रहा है, मैग्नेट का साउथ पोल अवे जा रहा है, तो अवे मोशन अनलाइक पोल, अवे मोशन अनलाइक पोल। देखो यहां पे भी अनलाइक पोल साउथ, तो ये नॉर्थ होगा एंड जब भी कॉइल का फेस नॉर्थ होगा करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो देखो इन दो केस में क्या सिमिलरिटी है, क्या कॉमन बात है, दोनों केस में मोशन कैसे है, टुवर्ड्स एंड दोनों केस में देखो लाइक पोल फॉर्मेशन हो गया, साउथ साउथ नॉर्थ नॉर्थ। तो कंक्लूजन क्या होगा, टुवर्ड्स मोशन लाइक पोल। इन दो केस में क्या कॉमन बात है, दोनों में मोशन अवे है, तो अगर मोशन अवे होगा तो अनलाइक पोल फॉर्मेशन, अनलाइक पोल का मतलब नॉर्थ साउथ साउथ नॉर्थ। तो टुवर्ड्स मोशन लाइक पोल, अवे मोशन अनलाइक पोल। याद रखो, सेकंड क्या याद रखना है, कॉइल का फेस नॉर्थ, डायरेक्शन ऑफ करंट एंटी क्लॉकवाइज, एंड कॉइल का फेस साउथ, डायरेक्शन ऑफ करंट इज क्लॉकवाइज। तो ये होंगे लेंज लॉ के 4 केसेस बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट।